अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जापान में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और उसके अलावा सैलरीज़ के बारे में, उसके अलावा जो है खर्चों के बारे में कि यहाँ पे आप रहते हो तो खर्चा आपका तकरीबन लगभग कितना हो जाता है। और जॉब अपॉर्चुनिटी को मैं आपको इस तरह बताऊँ कि यहाँ पे जो है जापान में अगर आप किसी कंपनी में जाते हो इंटर्नशिप करने के लिए 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आपको कंपनी जो है रेजिडेंस देती है, कंपनी के पास आप रहते हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन देती है, आने जाने का खर्चा देती है आपको। उसके अलावा जो है वहाँ पे जो है आप कुछ कंपनी इस तरह भी होती हैं जो आपको पे भी करती हैं। इंटर्नशिप आप करते हो, सिखाती भी हैं आपको और उसके अलावा आपको पे भी करते हैं। उसके अलावा जो है ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए, कुछ कंपनियों में जो अच्छी कंपनी जिनमें ये होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू के लिए जो है आप अगर जो भी आपका खर्चा होता है, जाने का आप टिकट दिखाओगे कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं इतना खर्चा फिनांशियल सिटी से आया हूँ मैं और इतना खर्चा करके आया हूँ, तो आपको वो खर्चा और साथ में उतना ही खर्चा मतलब रिटर्न का भी आपको पैसे दे देते हैं इंटरव्यू के लिए भी जब आप जाते हो। क्यों? क्योंकि वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू है, वर्थ है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कंपनी जो है चाहती हैं कि हमारे पास अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, क्योंकि कंपनियों को लोगों की ज़रूरत है। हम गए थे, हम यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे एक टूर पे, कंपनी के टूर पे। वो कंपनी थी एक एरिया में जिसका नाम है गिफू जिसको बोलते हैं GIFU, गिफू। तो गिफू में जो है वहाँ पे ये था कि वो जो कंपनी थी वो कह रही थी कि हम रोबोटिक्स की तरफ इसलिए जा रहे हैं, हम जो है खुद को स्विच कर रहे हैं रोबोटिक्स की तरफ। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे जो है बंदे नहीं हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास, क्योंकि वो सिटी से थोड़ा बाहर थी तो लोग जो है यहाँ पे जो जापानीज़ हैं, दूसरे लोग हैं, तो उनको ये होता है कि वो जब वहाँ पे करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको थोड़ा बड़ा सिटी चाहिए होता है कि भाई जहाँ पे थोड़ी नाइट लाइफ हो और थोड़ा बहुत जो है थोड़ी घूमने फिरने की जगहें हो। तो वो गिफू जो है वो थोड़ा साइड एरिया है, तो वो कंपनी थोड़ा सिटी से ही थोड़ा साइड में थी, तो वहाँ भी लेकिन हॉस्टल वगैरह हर चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास लोग नहीं है, लोग छोड़ के दूसरी सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम रोबोटिक्स की तरफ सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि इनको लोगों की यहाँ पे कितनी ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, किस तरह आप जॉब ले सकते हो। जॉब के लिए ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो है कुछ वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। जॉब्स के हवाले से कुछ वेबसाइट है, उनमें आप अकाउंट बनाओगे और जैसे आप अकाउंट बना दोगे आप अपनी डिटेल डाल दोगे कि मैं मैकेनिकल का इंजीनियर हूँ या मेरे पास इस जॉब का एक्सपीरियंस है, जो भी आप डाल दोगे। आपको ऑटोमोबाइल जो है मैकेनिक आपका काम आता है, मैकेनिक का आपने कहीं एज अ लेथ मशीन ऑपरेटर काम किया है, आपने एज अ जो है इलेक्ट्रीशियन कहीं काम किया, जिस भी काम का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी सारी डेटा उसमें डालोगे तो वो आपको खुद ही आपको सेंड करना शुरू कर देंगे, ईमेल्स आपको आएंगी। जैसे ही उनकी कंपनी को आपसे रिलेवेंट जॉब आएगी तो आपको उनकी ईमेल आ जाएगी इन कंपनीज़ की। उन कंपनीज़ में हैं gooverseas.com, वन ऑफ द कंपनीज gooverseas.com, दूसरे नंबर पे है jobtreejapan.com, तीसरे नंबर पे है jobsinjapan.com और चौथे नंबर पे है ryugok से बोलते हैं जापानीज़ में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो ryugok.com। ये वेबसाइट्स हैं, इन पर आप अपना अकाउंट बना लो। तो ये जो है मैं आपको लिंक भी डाल दूँगा सारी वेबसाइट्स की, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे। उसके अलावा दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किस इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे आप तब तक नहीं आ सकते जब तक यहाँ की कोई कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी आपको जॉब ऑफ़र लेटर नहीं देती। तो उसके लिए आपको उस कंपनी को यहाँ से बनवाना पड़ेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर होता है, तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जब तक यहाँ से कोई कंपनी आपको बनवा के, इमिग्रेशन से बनवा के नहीं भेजेगी, आपका वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। तो अब कंपनियों को आपको जिस भी काम का एक्सपीरियंस है, आपने पाकिस्तान में काम किया है, आपने दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी काम किया है, और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो आपको कंपनियों को अप्रोच करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे कैसे करो कि कंपनी की वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप बेहतर ये कि आप उनको उस पर खोलो, अपने लैपटॉप पे खोलो, तो आप उनकी अगर जापानीज़ में वेबसाइट है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में। मोबाइल पर ऑप्शन थोड़ा तंग करता है, तो आप इजीली उसको ट्रांसफ़र करके उनकी वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप वहाँ पे अप्लाई करो, उनको ईमेल्स करो, उनके HR मैनेजर को ईमेल करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनको लिंक्डइन के थ्रू उस कंपनी के जो वहाँ पे मैनेजर वगैरह हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। यूरोपियन वगैरह हैं, अमेरिकन वगैरह, उनके पास तो पैसा होता है, तो आप एज यहाँ पर लैंग्वेज स्टूडेंट आ जाओ, यहाँ पे लैंग्वेज सीखो, 1 साल की यहाँ पे एडमिशन लो 1 साल के लिए, और ड्यूरिंग लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे जब आपकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो जाए 4 महीने बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो तो आपको जॉब मिल जाएगी।
मैं समझता हूँ अगर लैंग्वेज मेन चीज़ है, आपको लैंग्वेज आती है इनकी जापानीज़ लैंग्वेज, तो यू कैन गेट अ जॉब। अब जो है हम बात करेंगे सैलरीज़ के बारे में कि सैलरीज़ कितनी है। अगर यहाँ पे आप आते हो एज ए स्टूडेंट आते हो, पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो। एक हफ़्ते में 28 आवर्स अलाउ है। जो 1 घंटे की प्राइस है वो मिनिमम, इससे ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है, 1000 येन पर आवर, जो पाकिस्तानी बनते हैं 1400 1 घंटे का आपको मिलता है। लगभग जो एक अंदाज़न जो है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी होती हैं, सारा पूरा काम नहीं कर सकते, आपको ये लिमिट भी है 28 आवर्स, तो आप ज़ाहिर से थोड़ा बहुत कम ही काम करते हो। तो लगभग जो है तकरीबन जो है आप बना लेते हो 1,60,000 1,70,000 येन, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 2,30,000 के करीब बनते हैं, जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हो यहाँ पे बना सकते हो और अपने खर्चे अफोर्ड कर सकते हो। बल्कि यहाँ पे जो स्टूडेंट एज ए लैंग्वेज स्टूडेंट आते हैं वो कुछ बचा के घर भी भेज रहे होते हैं। दूसरा जो है, अगर आपकी सैलरी कितनी होगी, जहाँ पे अगर आप एज ए मैकेनिक आते हो, एज ए फिटर आते हो, वेल्डर आते हो, एज ए वेल्डर आते हो, एज ए फिटर आते हो, तो फिर जो है आपकी सैलरी बनेगी तकरीबन 1,80,000 येन मिनिमम। स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है। फिर तो ये है कि आप इनिशली पर ईयर आपकी बढ़ती भी है। उसके अलावा फिर अगर थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस लेके लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत सीख लेते हो, जॉब स्विच करते हो, तो ज़ाहिर आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी बनते हैं 1,80,000, वो बनते हैं तकरीबन 2,60,000। जो बैचलर्स वाले हैं, जो बैचलर्स वालों की जो है वो होती है, जो यहाँ पे सैलरी होती है, वो तकरीबन 2,10,000 से लेकर 2,30,000 येन, जो पाकिस्तानी लगभग बनते हैं 3 लाख के लगभग ये बनती है ये अमाउंट पाकिस्तानी। तो ये यहाँ पे उनकी सैलरी होती है। जो मास्टर वालों की सैलरी होती है वो तकरीबन जो है 2,30,000 से लेकर 2,50,000 के लगभग इतनी होती है। और जो पाकिस्तानी लगभग बनते हैं 3.5 लाख बनते हैं ये। उसके अलावा जो है, अगर हम बात करें PhD की सैलरी, तो वो तकरीबन बनती है 2,50,000 से लेकर 2,70,000 येन तक लगभग, जो पाकिस्तानी लगभग बनते हैं 3,70,000 3,80,000 बनते हैं तकरीबन। तो ये जो है यहाँ पे हैं सैलरीज़। जहाँ बात करें खर्चों की, तो एक बंदे का तकरीबन खर्चा होता है तकरीबन, आप यूँ समझ लो कि 90,000 के करीब। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये है कि जो कंपनीज़ होती हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हो, मोस्टली कंपनीज़ में ये होता है कि आप अगर सिंगल हो तो कंपनी आपको हॉस्टल प्रोवाइड करती है, वहीं कंपनी के साथ ही है, थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कंपनी जो है अपार्टमेंट अपना उनका हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करती है। इनकेस आप शादी करते हो या इनिशियली अगर आपकी ऑलरेडी शादी है, तो जितना भी आप जिस भी अपार्टमेंट में रहते हो, तो कंपनी की रेंज है कि इस लिमिट तक अगर आप अपार्टमेंट का पे करते हो तो कंपनी आपको उस अपार्टमेंट का 50% जो है, कुछ कंपनी 50%, कुछ कंपनी 60%, वो आपको कंपनी की तरफ से पे होता है। तो वहाँ पे भी जो है आपकी ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके रेंट में भी अगर कंपनी आपको पैसे देती है तो वो भी आपकी काफ़ी जो है, इससे आपकी बचत हो जाती है। तो यस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट। मैंने आपको रास्ते पहले भी वीडियोज़ हैं स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में, और फर्दर जो है आप ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो है ये था कि एक स्पेशल वीज़ा, स्किल्ड वीज़ा जो है वो जापान ने अनाउंस किया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी उन्होंने किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उनको कोरोना की वजह से फर्दर उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन उस वीज़े के लिए मुझे लगता है जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा जो है वो वीज़े का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस वीज़े के लिए अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ कर सकते हो कि आप जो हो, क्योंकि उस वीज़े के लिए लाजमी था कि आपको N4 लेवल की आपको जापानीज़ लेवल आपका हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो। तो आप अपनी उस पर जापानीज़ लैंग्वेज पे अभी से ही काम करना शुरू कर दो, ताकि जब तक जो है अगर वीज़ा का सिस्टम ओपन होता है तो आप जो हो अपना रेडी हो, अपनी लैंग्वेज, आपके सर्टिफिकेट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपकी कंप्लीट हो, और जस्ट आप अप्लाई करें तो आप एज सुन एज़ पॉसिबल कोरोना के बाद जापान जैसे वीज़ा ओपन होते हैं तो आप आ जाएं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।